अमेरिका के लिए एक और बड़ी मुसीबत हो गई है। अमेरिका इस चीज़ से काफ़ी परेशान है। अमेरिका ने जंग के दौरान ईरान पर अंधाधुंध बमबारी की थी, मिसाइलें दागी थी, आप सभी को पता है। अब ईरान ने ऐसी कई सारी मिसाइल हैं जो अमेरिका की क्रूज मिसाइलों में से एक है। बहुत सारी अमेरिका की मिसाइल इंटरसेप्ट ईरान ने की थी और कई सारी ईरान के ऊपर वो मिसाइलें अमेरिका की जाकर फटी नहीं थी। अब अमेरिका ने टॉप की जो मिसाइल है अमेरिका, जिसे क्रूज मिसाइलें कहते हैं, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि ईरान अब उसकी बनावट समझेगा। ईरान के वैज्ञानिकों को आप जानते हैं सारी दुनिया लोहा मानती है। अब ऐसे में ईरान ने कई बार रिवर्स इंजीनियरिंग करके दुनिया के ख़तरनाक हथियारों से टक्कर लेते हुए अपने हथियार बनाए हैं। अब अमेरिका ने जो अपनी टॉप मिसाइलें दागी ईरान पर, उसी की रिवर्स इंजीनियरिंग ईरान शुरू कर चुका है। और ईरान से डर ये है अमेरिका को कि अब या तो उससे घातक मिसाइल बना देगा, या उसकी टक्कर की मिसाइल बना लेगा, या उसकी कमज़ोरी पता करके ईरान उसको रोकने की और टेक्निक बना लेगा। ये वजह है अमेरिका और बौखला गया है। हजरात मोहतरम, वहीं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक और झूठ खुल गया है। जनाब, डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोलते हैं। ये गुलाबी सुअर सच कभी नहीं बोलता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन पहले कहा था कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से माइंस हटा दिए हैं, यानी जो ईरान ने बम बिछाए थे हटा दिए हैं। ईरान कुछ नहीं बोला। खुद अमेरिका के एलाइज, ये रिपोर्ट है, अमेरिका के जो साथी देश हैं उन्होंने खबर खोली है अच्छे से और फैक्ट चेक कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप की बात का, और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की बात में सच्चाई नहीं है। अभी भी हॉर्मुज़ में कई सारे, जी हाँ, हॉर्मुज़ में कई सारे बम, लगभग 150 बम विस्फोटक अभी भी मौजूद हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की बात झूठी साबित हुई है। हजरात, ईरान के हथियार, ईरान के डिफेंस सिस्टम, ईरान की मिसाइल, ईरान के टॉप लेवल के हथियारों के बारे में अगर आप नहीं जानते या फिर जानना चाहते हो उन हथियारों के बारे में जिन हथियारों के दम पर ईरान ने पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया है, तो दोस्तों कर क्या रहे हो आप। ये रज़ाग्राफी सोशल मेरा दूसरा चैनल है भाई। इसके ऊपर हमने ईरान की टॉप मिसाइल, ईरान के ड्रोन, ईरान का शाहिद ड्रोन, ईरान के वो खासकर हथियार जिसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है और आगे भी इनसे एडवांस हथियारों की तैयारी कर रहा है ईरान, के हमें और कौन से हथियार बनाने हैं, सबकी जानकारी मैंने रज़ाग्राफी सोशल पर दी है। आपको सर्च करना है रज़ाग्राफी सोशल और आपको वहाँ पर ये वीडियोज़, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो जाइए और ईरान की ताकत को समझिए। अब दूसरी तरफ IRGC ने सीधी बात कही है कि अब जब अमेरिका के हथियार ख़त्म हो गए तो उसने इकोनॉमिकल वॉरफेयर शुरू कर दिया, यानी हम पर पाबंदियां थोपना शुरू कर दी। IRGC ने यह अब कहा है। रज़ाग्राफी के देखने वालों ने इस बात को पहले ही समझ लिया था। मैंने आपसे 6 दिन पहले ही कह दिया था कि क्योंकि अब हथियार नहीं है, अगर आज की तारीख में भी अमेरिका के पास हथियार भारी मात्रा में आ जाए तो अमेरिका खुद ये वॉरफेयर छोड़कर, ये इकोनॉमिकल वॉरफेयर छोड़कर ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर देगा। ईरानियन मीडिया ने खुलासा किया है कि ओमान के रास्ते से भारत का एक बहुत बड़ा टैंकर हॉर्मुज़ क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद ईरान ने धमकी दी। ईरान के एक बड़े युद्धपोत ने भारत के टैंकर का रास्ता ओमान में रोका। खबर अपडेटेड ये है कि वो भारत का टैंकर अब वापस मुड़ गया है। अमेरिका हार चुका है, उसकी हार अब चीख चीख कर बोल रही है। यूरोप के साथियों को, यूरोपियन देशों को अमेरिका के विदेश मंत्री ने डायरेक्ट कह दिया है कि ईरान पर हमला करने का फिलहाल हमारा कोई प्लान नहीं है। मैं थक चुका हूं अजीज कि आप लोगों को और कितने सबूत दूं। लीजिए एक बार फिर से अमेरिका की जांच रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिका की जांच में, अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो हमला अमेरिका पर हुआ है, जो ईरान ने अमेरिका पर हमला किया है, ये ईरान के द्वारा, बल्कि ये लिखा गया है कि अमेरिका के ऊपर ऐतिहासिक हमला किया गया है।
और अमेरिका का ऐतिहासिक नुकसान हुआ है। अमेरिका की किसी भी भिड़ंत में अमेरिका को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। जैसे अमेरिका के मिडिल ईस्ट के बेस पूरी तरह से तबाह हुए हैं। ये खतरनाक डैमेज है। देखिए, अमेरिका की ही मीडिया में छप चुका है। ईरान ने अमेरिका के इंटेलिजेंस बिल्डिंग, मिलिट्री हब, मिलिट्री बेसिस, डिफेंस इक्विपमेंट, अमेरिका के लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, कई तरह के जो हैं वो सब तबाह हुए हैं। अमेरिका के एयरक्राफ्ट, अमेरिका के टैंकर्स, अमेरिका के फाइटर जेट भी ईरान ने बुरी तरह से तबाह किए हैं। इतना नुकसान अमेरिका का हुआ है, ये खुद अमेरिकी रिपोर्ट है दोस्तों। इतना नुकसान अमेरिका का हुआ है कि अब अमेरिका की गवर्नमेंट सोच रही है कि ईरान के आसपास से अमेरिकी यानी अपने मिलिट्री बेस हटाकर सऊदी अरब और इस्राइल शिफ्ट किए जाएं। लिखिए कमेंट में अल्लाह अकबर। हमें ये लगता था कि इस पूरी जंग में यूएई को अच्छे से पेला है ईरान ने और बड़ा नुकसान यूएई का हुआ है, लेकिन नहीं। रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी जंग में अरब देशों में सबसे ज़्यादा नुकसान कतर का हुआ है। कतर का जो मेन काम था एलएनजी का था, लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस, वो एक्सपोर्ट करता था, उसी से पैसा कमाता था, पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट करता था। लेकिन ईरान के हमलों के बाद 96% एलएनजी एक्सपोर्ट बंद हो गया कतर का। यानी कतर का जो मेन काम था वो पूरी तरह से अभी तक बंद है। इसके अलावा 24 बिलियन डॉलर, बिलियन की बात हो रही है, बी फॉर बॉम्बे, 24 बिलियन डॉलर का नुकसान उसकी गैस का हुआ है। गैस जो है, जो दूसरी तरह की गैस है एलएनजी के अलावा, उसका भी 24 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। और कतर ऐसी स्थिति में है कि अभी तक वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। ईरान ने जीत का झंडा गाड़ दिया है। जिन अरब देशों को ये गुमान था कि अमेरिका हमें बचाएगा, सबको यकीन आ गया है कि अमेरिका हमें बचा नहीं सकता। बहुत सारे अरब देश सामने से तो नहीं, अभी तक पीछे से ईरान से बात कर रहे थे, चुपके चुपके ईरान से बात कर रहे थे। यूएई ने भी ईरान से बात की है, भले ही सामने कुछ और हो। अब आपको बता दूं कि खुद जिसका कतर का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, कतर के जो प्रधानमंत्री हैं, अब वो ईरान जाने वाले हैं। पिटे भी हैं, अमेरिका कर रहे थे और फिर पिटे, नुकसान उठाया, ईरान पर हमला करने में अमेरिका का साथ दिया। आज उनकी हालत ऐसी है कि खुद ईरान जा रहे हैं। कतर ईरान से बातचीत करेगा, रिश्तों को ठीक करेगा। डोनाल्ड ट्रंप और खुद नेतन्याहू अपनी हार को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बात साफ हो चुकी है कि नेतन्याहू के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था। कल की रिपोर्ट में मैं सबूत दे चुका हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के खुद के विदेश मंत्री, डोनाल्ड ट्रंप के जो वॉर मिनिस्टर हैं, अमेरिका के जो सीनियर कमांडर्स हैं, जो जंग के तमाम फैसले लेते हैं, यहां तक कि CIA के चीफ ने, इन तमाम बड़े लोगों ने, जो सरकार, जो देश चलाते हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि ईरान पर हमला ना कीजिएगा वरना नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक आदमी, नेतन्याहू के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया और फिर नेतन्याहू से ही तू मैं डोनाल्ड ट्रंप की हो गई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू ने वादा किया था कि आप हमला करेंगे, खामनाई को कत्ल करेंगे। हमारी जो एजेंसियां हैं, जिसमें मोसाद वादा करती है कि हम ईरान की सरकार को पूरी तरह से गिरा देंगे। जब ये नहीं हुआ तो दोनों के बीच, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफ़ी अच्छी खासी बहस हुई थी। यहाँ तक कि नेतन्याहू ने माना भी था कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में उनको गाली भी बकी थी। लेकिन चोर मौसेरे भाई, दोनों का तीसरा कोई साथी नहीं था, तो दोबारा दोनों बात करने लगे। अब ताज़ा खबर यह है कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की बातों में आ रहे हैं। ये रहा नेतन्याहू का वो बयान जिसमें नेतन्याहू ने कहा है कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि अगर ईरान से आपकी अच्छी डील हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा मानना यह है कि ईरान के लोग जंगली हैं, ईरानी जंगली हैं, वो आपसे अच्छी डील नहीं करेंगे। और अगर वो अच्छी डील नहीं करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन का वो इस्तेमाल कर चुके थे, आखिरी ऑप्शन ये था कि ईरान पर इकोनॉमी वॉरफेयर थोप दी जाए।
अब हमने कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया। डोनाल्ड ट्रंप ने अब हमारी बात को कंसीडर करते हुए ईरान पर इकोनॉमी सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए हैं। यानी नेतन्याहू ये खुलकर कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे इशारे पर काम कर रहा है। इस्राइल भी किसी जगह पर हारा नहीं है। उसने गज्जा को मिटाया, फिलिस्तीन पर कब्जा किया, वेस्ट बैंक पर कब्जा किया और तो और लेबनान में घुस गया, सीरिया में घुस गया, तुर्की के लिए खतरा बन गया। लेकिन जहां वो हारा उस दर का नाम ईरान है। दर हैदर। हैदर के बच्चों से डर गया और नेतन्याहू ने खुद इस वीडियो में कहा, आगे बयान देते हुए, कि हमने ईरान के चैलेंज को हर जगह खत्म कर दिया है। बस अब ईरान से डायरेक्ट हमारा चैलेंज है जो अभी तक जारी है। अभी ईरान से और भी टकराव हो सकता है। ईरान से अभी हमें और चैलेंज मिलने वाले हैं। वहीं ईरान के एनर्जी मिनिस्टर हैं इन्होंने कहा है कि 4 पावर प्लांट पर हमला किया गया था हमारे, जिस चारों पावर प्लांट को हमने रिपेयर कर लिया है, ठीक कर दिया है और वो वर्किंग है। تعدادی از نیروگاه‌ها رو بازسازی کردیم. اون 4 نیروگاهی که همون اول جنگ خورد رو ما بازسازی کردیم. الان حدوداً 4000 مگاوات دیگه از نیروگاه زده شده رو در دست گرفتیم. 2 تاشون تا حالا بازسازی شدن. فکر می‌کنم بقیه‌شون هم ان شاءالله تا تابستون ما بیاریم تو مدار. दुबई का नुकसान भी कोई छुपा नहीं है। आज की तारीख की रिपोर्ट यह है कि पिछले साल से अब इस साल दुबई में हवाई जहाज, दुबई के एयरपोर्ट में जो ट्रैफिक है 31% गिर चुका है। दुबई की कई सारी एयरलाइंस उड़ान नहीं भर रही हैं या यूं कह सकते हैं कम बढ़ रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितना पिछले 1 साल तक भूत सवार था लोगों पर, चलो दुबई है, वो अब ख़त्म हो चुका है। यूएई का जो टैगलाइन था, जो भरमबाजी वाली टैगलाइन थी कि सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ईरान ने वो टैग मिटा दिया है दुबई का। ईरान ने जानकारी दी है कि ओमान से हमारी बातचीत हुई है, हमारे रिश्ते भी ठीक है, हमने डील भी कर ली है। हुर्मुज लेकिन खुलेगा तभी जब अमेरिका हमारी बातें मानेगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर जनाब मुश्तबा खामनाई के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गंदी जुबान का इस्तेमाल करके फिर बयान दिया है और उसने कहा है कि मुझे नहीं लगता, यहाँ पर अमेरिकी चैनल पर ऑडियो में कॉल पर ये इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मुश्तबा खामनाई मरे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुश्तबा खामनाई बुरी तरह से घायल हैं, उनकी लेफ्ट साइड पूरी तरह से डैमेज है और अगर वो मर भी गए हैं, अल्लाह ना करे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो नहीं भी हैं इस दुनिया में, तो ईरान के लोग, हम ये कहना चाहते हैं, ईरान के लोग बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। जिस तरह से वो बार बार कह रहे हैं कि हम मुश्तबा खामनाई से परमिशन लेंगे, फिर वो आकर बयान देते हैं, मुश्तबा खामनाई का बयान आता है, मुश्तबा खामनाई की तरफ से स्टेटमेंट जारी होता है, वो अच्छा खेल रहे हैं। गुलाबी सुअर सच बोलने वाला इंसान तो नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ये जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप भरोसे के लायक नहीं है। आपको बता दूं कि इसी बयान में उन्होंने आगे कहा कि हम शुरू से जीते हुए हैं। वाह, फिर बहने के झोपड़े लड़ा क्यों तू? जब लड़ने से पहले ही जीत गया है तो ईरान से लड़ने की क्या जरूरत थी? इसे कहते हैं झेप मिटाना। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम शुरुआत से जीते हुए हैं। आपको याद होगा जब ईरान पर हमला हो रहा था और हमले से पहले जब वहां प्रदर्शन चल रहा था, तो इसी गुलाबी सुअर ने कहा था कि हम ईरान के लोगों के साथ हैं। ये ईरान के लोगों का वफादार बन रहा था, कह रहा था कि वहाँ तानाशाही है, वहाँ की जनता परेशान है और खामनाई रिजीम जनता को कत्ल कर रही है, हम हर तरह से जनता के साथ हैं। और जब ईरान पर हमला कर दिया तो आपको डोनाल्ड ट्रंप के वो बयानात और वो ट्वीट्स याद होंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था ईरानियों को मुखातिब करके, मेरे लोगों, मैं मदद भेज रहा हूँ, मैंने आपसे वादा किया था, मैं मदद भेज रहा हूँ। ईरान के वो लोग जो गद्दार थे, वो खुद जब देखने लगे कि मदद के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप हमारे इलाकों पर बमबारी कर रहा है, तुरंत ईरान के झटकुल्ले लोगों को झटका लगा और तुरंत वो बैकफुट पर आए और कहा कि हमसे गलती हो गई, हमने अमेरिका का साथ देकर गलती की। तो यानी तब ट्रंप कह रहा था कि ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं,
ईरान की आवाम बहुत अच्छी है, मैं उनकी तरक्की चाहता हूं। और आज की तारीख में अपने इंटरव्यू में कहता है कि ईरान के लोग घटिया हैं, ईरान के लोग बहुत बुरे हैं। हाँ, जो इस सुअर की बात ना माने वो बुरा है, जो इसकी बात मान ले वो बहुत अच्छा है। खैर, गुलाबी सुअर ने कहा कि बहुत जल्द ईरान में हम अपनी जीत का ऐलान करने वाले हैं। हम कहते हैं सारी दुनिया के बड़े अखबारों में तू छपवा दे, तू जीत का झंडा लहरा दे, लेकिन सच्चाई लोगों को पता है कि अमेरिका हार गया है। अमेरिका के साथ साथ इसराइल भी हार गया है। एक तरफ ईरान के लोगों को बुरा कहता है, फिर अगली ही लाइन में सेम बयान में कहता है ईरान के लोगों के साथ ईरान की गवर्नमेंट बहुत बुरा कर रही है। अबे जब ईरान के लोग बुरे हैं, हराम के पिल्ले, तो ईरान की सरकार अच्छा करे या बुरा करे तेरे पे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर आगे कहता है कि हमने हरमुज़ आज़ाद करा लिया है, हरमुज़ खुला हुआ है, हमें जीत मिल गई है। और उसने जो मज़ेदार बात कही, उसने कहा अगर हम ना होते, अगर अमेरिका ना होता तो इसराइल नहीं बचता। इस बयान से बार बार डोनाल्ड ट्रंप ना चाहकर भी ईरान की तारीफ कर रहा है कि ईरान इतना शक्तिशाली है कि परमाणु ना होने के बावजूद इसराइल जो परमाणु वाला देश है, ईरान उसे ही मिटा सकता है। ईरान की एम्बेसी जो गाना में है उसने ये पोस्ट किया है, मैं आपको समझाऊंगा पोस्ट का क्या मतलब है। 1979 में ईरान के आसपास अमेरिका के बेस भरे पड़े थे। अब उसमें देखिए एक हाथ है, हाथ वो ईरान का है और ईरान उस अमेरिकी बेसिस को मिटा रहा है और लिखा है कि मिशन कंप्लीट हो गया है। 2026 की आज की तारीख का जो मैप लगाया है, आसपास ईरान के अमेरिका नज़र नहीं आ रहा है। यही बयान मैंने अमेरिका के ऑफिशियल और रिपोर्ट का दिखाया शुरुआत में, जिसमें अमेरिकी रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि ईरान के आसपास से अमेरिका अपने बेस हटाएगा। तो एक तरह से गाना के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है उसने सही मज़े लिए हैं और मीम के ज़रिए सच्चाई बयान की है। मजाक पूरी दुनिया में अमेरिका का बन चुका है। अब जब ये देखा अमेरिका ने कि भाई चारों तरफ से हमारा मजाक उड़ रहा है, हथियार ख़त्म होने की बात आम हो चुकी है, तो ये हैं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर। इन्होंने फिर से बड़ी बात कही है और कहा है कि ईरान के ऊपर आज भी एयर स्ट्राइक हो सकते हैं। ठीक है, और हम मानते हैं, रज़ा गराफ़ी अपनी ऑडियंस से बार बार कहता है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अमेरिका ये कभी भी अटैक शुरू कर सकता है। इस वक्त अमेरिका इसलिए चुप है क्योंकि उसके हथियार ख़त्म हैं। लेकिन अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का अब ये कहना कि हम कभी भी काइनेटिक अटैक यानी ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, इसका मतलब ये है भले ही ये करे ना करे, लेकिन ईरान को सतर्क रहने की ज़रूरत है और ईरान किसी भी हालत पे भरोसा अमेरिका पे ना करे। उधर ईरान के एटॉमिक चीफ ने कहा है कि जब तक अमेरिका से परमानेंट डील नहीं हो जाती, हम IAEA के इंस्पेक्टर और जांचकर्ताओं को अपनी न्यूक्लियर साइट पर आने ही नहीं देंगे। 6 दिन से चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, खुलकर अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल रहा है कि तुमने जो इकोनॉमिकल वॉरफेयर शुरू किया है ईरान के खिलाफ, ये सरासर गलत है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, ईरान हमारा साथी, हम ईरान का साथ देंगे और तुम्हारी पाबंदियां नहीं मानेंगे। 6 दिन बाद लगातार जब ईरान को सपोर्ट किया ईरान के दोस्त चीन ने, तो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर गलीबाफ ने शुक्रिया अदा किया है चीन का और कहा है कि चाइना हमारा साथ दे रहा है और चाइना से हमारी दोस्ती और रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। हजरात मोहतरम, श्रीलंका ने बयान किया है, स्टेटमेंट दिया है कि 11 ईरान के टैंकर इंटरनेशनल वाटर में, मतलब श्रीलंका के करीब इंटरनेशनल वाटर में, तो 11 ईरान के टैंकर हैं, हमने उन्हें आने नहीं दिया है क्योंकि अमेरिका ने उन पर पाबंदी लगाई है। वो हमारे पास आएंगे तो पाबंदी हम पे लगेगी। इंटरनेशनल वाटर में ईरान के टैंकर हैं और ईरान के टैंकर इंटरनेशनल वाटर में रह सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको सुनाई थी खबर कि 45 जहाज़ों को ईरान ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है कि हमारी परमिशन के बिना ये 45 जहाज़ जो निकले हैं ये जा रहे हैं, जाने दो, लेकिन इनको हम ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। ये जब भी समुद्र में आएंगे हम इन्हें सीज करेंगे, इन पर हमला करेंगे, इन्हें अरेस्ट करेंगे। अब वो 45 जहाज़ों में ज़्यादातर जहाज़ सऊदी अरब के, अरामको के, दुबई के और भारत के भी जहाज़ थे। भारत ने, यानी जो भारत के टैंकर और जो ऑयल कंपनियां हैं,
उन्होंने ईरान की पाबंदियों को माना। ये रही रिपोर्ट। भारत की 3 बड़ी कंपनियां ईरान की शर्तों को मानने को तैयार हैं। भारत के जो 3 ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज हैं, उन्होंने कहा है कि हम उन जहाज़ों को जो बैन है, ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं ईरान ने, हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी ईरान की भी शर्तों को, ईरान की पाबंदियों को भारत मान रहा है और ऐलान किया है भारतीय कंपनी ने कि हम उन टैंकरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिन्हें ईरान ने ब्लैकलिस्ट किया है। उधर बहरीन को ईरान ने जंग में बहरा कर दिया था, लेकिन हराम की फितरत तो हराम की रहेगी। अमेरिका के वित्त मंत्री और बहरीन के वित्त मंत्री ने फ़ोन पर बात की है और बातचीत का रिजल्ट ये आया है कि दोनों ने इस बात पर रजामंदी दिखाई है कि ईरान पर इकोनॉमी सैंक्शंस भारी से भारी लगाए जाएं। हजरात, बुल्गारिया के अंदर अमेरिका का बेस है। उस अमेरिकी बेस के आसपास जो बुल्गारिया के छोटे छोटे गांव हैं, उन गांव के लोगों ने अपनी सरकार से चिंता व्यक्त की है कि अमेरिका का बेस यहां पर है, ईरान टारगेट कर सकता है, हम खतरे में हैं। यही डर ईरान ने ऐसा पैदा कर दिया है कि अब कोई भी देश के लोग नहीं चाहते कि हमारे शहर के करीब अमेरिका हो। चलिए अब वो खबर, जिस सच को, जैसे सच को मैं बोलता हूं तो मुसलमान मुझसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन हजरात मोहतरम, मैं पत्रकार हूं और मासूमीन का कॉल है कि आप सबको खुश नहीं रख सकते, सबको, इधर वालों को भी इधर खुश नहीं रख सकते। सच बोलने वाले के मुखालिफ बहुत होते हैं। सबसे ज़्यादा मुखालिफत करीबी करते हैं, घर वाले करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल, मासूमीन की इस बात को दिमाग में रखते हुए आपके सामने एक सच, भाई, ये ईरान के ऑफिशियल आंकड़े के हिसाब से और अल जज़ीरा ने कन्फर्म कर दिया है, ईरान के अंदर महंगाई पिछले साल से इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि 71% टमाटर महंगा हो गया है। ऑरेंजेस हैं वो 106% महंगे हो गए हैं। कुकुम्बर जो है वो 57%, चावल 2% महंगा हो गया है, कुकिंग ऑयल 177%, बेबी फार्मूला पर केजी 95% महंगा हो चुका है, अंडे लगभग 129% महंगे हो गए हैं, शुगर, चीनी 21%, भारत में भी भाई यही हाल है, 21% महंगी हो गई है, बीफ 30% महंगा हो गया, चिकन 74% महंगा हो गया, दवाइयाँ भाई क्या कहूँ, पैरासीटामोल की अगर बात करें तो 93% महंगा, इंसुलिन 642% महंगा हो चुका है। अल्लाह अकबर। बेसिक एक नॉर्मल शर्ट जो है 78% महंगी हो चुकी है, जीन्स जो है वो 100% से ज़्यादा महंगी हो चुकी है। यानी $1 ईरान का 2,21,995 IRR, यानी जो ईरान की करेंसी है, हो चुकी है। यानी महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईरानियों का कमाल ये है, पता नहीं ये सब्र कहाँ से आता है उनके दिलों में कि भाई कितनी भी महंगाई हो जाए ये सर नहीं झुका रहे, कितनी भी महंगाई हो जाए ये हैदर के लाल, ये हुसैन के चाहने वाले, ये सर नहीं झुका रहे। अल्लाह, मेरी दुआ है कि ईरानियों को इसी तरह से हिम्मत दे और अमेरिका इस इकोनॉमिकल वॉरफेयर में भी पूरी तरह से हार जाए। ईरान के लोग भूखे तो हैं, ठीक है, बिना बिजली के हैं, ठीक है, हर चीज़ की कमी हो रही है, ठीक है, लेकिन ईरान के लोग कम से कम घुटने पर तो नहीं आ रहे, बल्कि ईरान के लोग नाराज हैं कि अमेरिका से बात क्यों कर रहे हो। गलीबाफ को घेरा गया ईरान के द्वारा, जो ईरान की आवाम है गलीबाफ को कोसने लगी कि तुम बात क्यों कर रहे हो, अरे भूखे हम हैं, हम झेल रहे हैं, हमें पानी की कमी है, हम झेल रहे हैं, हमें बिजली की कमी है, हम झेल रहे हैं। जब हम खामनाई के नाम पर, अपने शहीद के नाम पर सब कुछ झेल रहे हैं, तो तुम शैतान से डील क्यों कर, तुम बात क्यों कर रहे हो। बात इतनी बढ़ गई कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जनाब गलीबाफ को एक सफाई देनी पड़ी, अपने आप को डिफेंड करना पड़ा। ये उन्होंने बयान जारी किया और कहा कि नहीं, हम अमेरिका से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम झुक गए हैं। हम अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए, हम डील कर रहे हैं। हम पूरी ताकत से बात कर रहे हैं, अपनी शर्तों पर बात कर रहे हैं, अपने उसूलों पर बात कर रहे हैं
और दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि हम अमेरिका के आगे झुक गए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मजाक उड़ाया है अमेरिका का। कैसे, ज़रा ये ट्वीट देखिए। कहते हैं कि अमेरिका ने अपना USS अब्राहम लिंकन इलाके में प्रोजेक्ट पावर के लिए भेजा, ठीक है, मतलब हमारे खिलाफ भेजा ताकत दिखाने के लिए। पूरे महीने के बाद और लगभग 200 दिन के बाद एक भी हमारे पोर्ट पर नहीं पहुंचा इनका क्रू, यानी अब्राहम लिंकन ईरान के किसी भी पोर्ट पर नहीं पहुंचा। और आज की तारीख में अब ये थाईलैंड जा रहा है अपने क्रू के साथ। मिशन क्या था इनका? प्रोजेक्ट पावर। और अभी का जो नया मिशन है प्रोजेक्ट वेकेशन, यानी अब छुट्टियों पर जा रहे हैं। और जो उस पर मौजूद सेलर्स हैं वो थके हुए हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब मैं थक गया, अब बस कर दो। गुलाबी सुअर बार बार हर दिन कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला। अरे भैया खुला नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हालात ऐसे हैं कि और ट्रैफिक कम हो गया है। ईरान की मर्जी से ही जहाज आ रहे हैं, ईरान की मर्जी से जहाज निकल रहे हैं। अमेरिका धीरे धीरे नीचे आएगा, अभी तो पूरा लेटा हुआ है ज़मीन पर, अब ये ज़मीन के अंदर गड़ेगा। अमेरिका के एनर्जी मिनिस्टर ने जो बयान दिया भाई साहब, मेरे कान में दर्द हो गया कि ऐसा कैसे बोल दिया इसने। इसने कहा कि ईरान अपने परमाणु प्रोजेक्ट कर सकता है और हम उसे यूरेनियम दे सकते हैं, जैसे हम सऊदी अरब को देते हैं और दूसरे देशों को देते हैं। लेकिन ईरान का जो मकसद है ना, वो कमर्शियल नहीं है। ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ है, वरना हम ईरान का साथ देने को तैयार हैं। हजरात ये कौन कह रहा है? अभी और नीचे आओगे लाला तुम। अमेरिका के मियामी में नेतन्याहू का बेटा रहता है जिसका नाम है यार नेतन्याहू। दावा किया गया, तमाम इंटेलिजेंस सोर्सेज से पता चला कि ईरान ने नेतन्याहू के बेटे को मारने की कोशिश की। अब ईरान ने कोशिश की या नहीं की, सामने वाले की एक साथ इतनी खतरनाक फटी कि भाई वो अमेरिका के फ्लोरिडा को छोड़कर भागकर नेतन्याहू का बेटा अपने बाप के पास आ गया है और गुफा में छुप गया है इसराइल में। IDF के चीफ ने ये तस्वीर देखिए, अमेरिका के एयरफोर्स के चीफ से इसराइल में ही मुलाकात की है। यानी कुछ भी कह लो, पीछे से दिमाग में ये रखो कि खिचड़ी पक रही है, ईरान पर कभी भी खतरा कम नहीं हुआ है। हजरात, वहीं ईरान की पार्लियामेंट में डेथ टू इसराइल, डेथ टू अमेरिका के नारे आज भी लगे हैं। मोहतरम हजरात, फिलहाल के इस रिपोर्ट में, इस अपडेट में इतना ही। रिपोर्ट्स हम लंबी इसलिए बनाते हैं क्योंकि मैं कहानी नहीं सुनाता हूं, होती तो सारी खबरें ही हैं। हमने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनसे हम सीखते हैं, जिनको हमने देखा, अप्रिशिएट करते हैं, उनको भी हमने देखा है कि 10 मिनट की एक वीडियो बनाते हैं और उस एक वीडियो में, एक 10 मिनट के एपिसोड में वो सिर्फ एक खबर को एक्सप्लेन करते हैं, उस पर ही चर्चा करते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर आधे घंटे में हम 50 खबरें दे रहे हैं, इससे बेस्ट क्या हो सकता है। यही वजह है कि माजरत के साथ आपसे कहना चाहते हैं, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन आप कभी बोर नहीं होंगे, यह हमारा वादा है। सबसे ज़्यादा जितने भी यूट्यूबर्स हैं आप चेक कर लीजिएगा, सबसे कम वक्त में सबसे ज़्यादा खबर दिखाने का हमारा दावा है और हमारा यही काम है। आप लोगों की बहुत सारी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दौर में कोई किसी की नहीं सुनता, उस दौर में आप रज़ाग्राफ़ी को लगातार सुन रहे हैं। यही मेरी कामयाबी और यही मेरी जीत है। आपसे दुआ करवाना चाहता हूं कि दुआ में मुझे याद रखिए। परिस्थितियां बहुत गंभीर रहती हैं मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार में दिक्कत ना हो, ख़ानदान में दिक्कत ना हो, ज़िंदगी आसान हो, लेकिन मैं अपने दर्द को बयान करने से बेहतर ये समझता हूँ कि मैं अपना काम करता रहूँ। लेकिन इतना ख्याल आप भी कीजिए कि सामने वाला भी इंसान है, परेशानियों में मुब्तला ये भी रहता है। 365 दिन मैं सामने आता हूँ और कभी अपना दर्द बयान नहीं करता हूँ, ना आज करूँगा। बस इतना कहूँगा कि मेरी तकलीफ़ों के लिए दुआ कीजिए कि वो तकलीफ़ मुझसे दूर रहे, मुसीबतों से ये बेचारा आपकी दुआओं से बचता रहे। फ़िलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। हाथ जोड़ के गुजारिश है, दुआ कीजिएगा। वस्सलाम, जय हिंद।